नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वरांगिनी पर। दोस्तों, आज मैं संगीत सिद्धांत पार्ट 2 में जो हमारे पिछली कक्षा में प्रश्न रह गए थे उन्हें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 11, कोमल रेधा तथा तीव्र मध्यम वाले रागों का मुख्य गायन समय क्या है? कोमल रेधा तथा तीव्र मध्यम वाले रागों का मुख्य गायन क्या है? प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल यानी शाम को या मध्य रात्रि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, सही उत्तर है इसका ग, सायंकाल या प्रातःकाल। पंडित भातखंडे जी के राग वर्गीकरण समय सिद्धांत के अनुसार रागों को स्वर समुच्चय के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका कोमल रेधा वाले राग, जिन्हें संधि प्रकाश राग भी कहते हैं, जिनमें कोमल रे, कोमल धा तथा तीव्र माँ या शुद्ध माँ का प्रयोग होता है। वे प्रातःकालीन सायंकालीन संधि प्रकाश राग 4 से 7 बजे गाए बजाए जाते हैं। उदाहरण है राग भैरव जो कि प्रातःकाल में गाया जाता है, राग मारवा और पूर्वी सायंकालीन क्योंकि इसमें तीव्र माँ लगता है। सेकंड है आपका रे गा धा वाले शुद्ध, ये प्रातः और रात्रि यानी सुबह और रात को प्रथम प्रहर के बाद 7 से 10 बजे गाए बजाए जाते हैं। इनका टाइमिंग है 7 से 10, बिलावल और कल्याणी राग। तीसरा आता है गानी कोमल वाले राग, ये दिन में और रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर 10 से 4 बजे गाए जाते हैं। काफ़ी, असावरी, बागेश्वरी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक मेल ठाट के समय से दूसरे मेल ठाट के समय में प्रवेश करने वाले रागों को क्या कहते हैं? एक ठाट से दूसरे ठाट में प्रवेश करने वाले या एक मेल से दूसरे मेल में प्रवेश करने वाले को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, संधि प्रकाश राग नहीं, परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। जो राग एक मेल के गायन समय के अंत में और दूसरे ठाट के प्रारंभ होने के समय के संधि स्थल पर गाए जाते हैं उन्हें परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर दूसरा मेल ठाट प्रवेशक यानी प्रवेश करने वाला, अर्थात एक ठाट के प्रभाव से दूसरे ठाट के प्रभाव में ले जाने वाला राग। उदाहरण है देखिए मुल्तानी का राग। मुल्तानी दिन के चौथे प्रहर यानी अपराह में गाया जाता है। यह असावरी तोड़ी अंग के प्रभाव से निकलकर सायकालीन संधि प्रकाश रागों पूर्वी मारवा ठाट में प्रवेश से बनता है। उदाहरण है जय जयवंती का, यह रात्रि के प्रथम पहर में खमास ठाट से कल्याण ठाट के रागों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार ग्राम कितने माने गए हैं? तो दोस्तों ग्राम हमारे 3 माने गए हैं। प्राचीन संगीत शास्त्र भरत के नाट्यशास्त्र और षाडंगदेव के संगीत रत्नाकर, ये इनका ग्रंथ है दोस्तों। भरत का है नाट्यशास्त्र, षाडंगदेव का है संगीत रत्नाकर। में स्वरों के व्यवस्थित समूह को ग्राम कहा गया है। 3 ग्राम बताए हैं। षंडज ग्राम, इसका प्रधान स्वर सा होता है और इसकी श्रुति रचना 4-3-2 4-4-3-2 होता है और यह मृत्यु लोक पृथ्वी पर प्रचलित था। सेकंड है मध्यम ग्राम, इसका प्रधान स्वर माँ होता है। इसमें पंचम स्वर 4 श्रुति का ना होकर 3 श्रुति का हो जाता है, यह भी पृथ्वी पर प्रचलित था। सबसे लास्ट है गंधार ग्राम, इसका प्रधान स्वर ग था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह ग्राम देवलोक में प्रचलित था और कलयुग में पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। दोस्तों जब मैं आपको ग्राम वाला चैप्टर कराऊंगी तो मैं उसमें आपको एक चार्ट बना के उसमें श्रुति, इसकी जो इनकी श्रुति संरचना है वो आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 4-3-2 4-3-4-2 श्रुतियों का विभाजन किस ग्राम को निरूपित करता है? ये करता है दोस्तों मध्यम ग्राम को। कैसे? प्राचीन 22 श्रुति विभाजन प्रणाली में स्वरों का वितरण ग्राम के आधार पर भिन्न था। कैसे था? षंडज ग्राम का श्रुति विभाजन क्या है? 4-3-2
4 4 3 2, इसका मतलब है सा जो है वो चौथी श्रुति पर है, रे तीसरी श्रुति पर है, गा दूसरी श्रुति पर है, मा चौथी श्रुति पर है, पा चौथी श्रुति पर है, धा तीसरी श्रुति पर है और नी 2 श्रुति पर है। यहाँ पंचम जो है वो अपने चौथे स्थान पर स्थित है, इसीलिए इनका जो विभाजन है उनकी क्रम संख्या है 4 3 2 4 4 3 2। नेक्स्ट है मध्यम ग्राम, इसका श्रुति विभाजन है 4 3 2 4 3 4 2, मतलब सा अपनी वही श्रुति पर है जो ऊपर था, वही नीचे है चौथी श्रुति पर, रे तीसरी श्रुति पर, गा दूसरी श्रुति पर, मा पंचम श्रुति पर। अब इसमें जो पंचम है वो तीसरी श्रुति पर है और षंडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर था दोस्तों? षंडज ग्राम में पंचम जो है वो चौथी श्रुति पर था और मध्यम ग्राम में जो पंचम है वो तीसरी श्रुति पर है और धैवत है चौथी श्रुति पर, निषाद है दूसरी श्रुति पर। ऐसी धैवत तीसरी श्रुति पर था और यहाँ चौथी श्रुति पर आ गया, तो इनका क्रम संख्या हो गई 4 3 2 4 3 4 2। नेक्स्ट है मुख्य अंतर प्रमाण श्रुति। मध्यम ग्राम में पंचम और एक श्रुति उतरकर 17वीं श्रुति से 16वीं श्रुति पर आ जाता है और वह एक श्रुति धैवत को मिल जाती है, जिससे धैवत 4 श्रुति का हो जाता है। इसी एक श्रुति के अंतर को प्रमाण श्रुति कहा गया है। दोस्तों जब मैं आपको ये श्रुति ग्राम वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो मैं उसमें ये आपको टेबल सिखा दूँगी, मैं ये टॉपिक आपको क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 15, तीनों ग्रामों को मिलाकर कुल कितनी मूर्छनाओं का निर्माण होता है? तो ये होता है 21 मूर्छनाओं का, क्योंकि तीनों ग्रामों में 7 7 7 मूर्छना होती हैं, टोटल मिला के 21 मूर्छनाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है देखेंगे। ग्राम के स्वरों का क्रमानुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं, यानी आरोह अवरोह करने को, ग्राम की आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। अब इसका विभाजन देखिए, प्रत्येक ग्राम में 7 7 मूर्छनाएँ होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तीनों ग्राम में 7 7 मूर्छनाएँ होती हैं। षंडज ग्राम की 7 मूर्छना, मध्यम ग्राम की 7, गंधार ग्राम की 7, टोटल मिला के हमारे पास 21 मूर्छना होती है। शास्त्रों में नंदियंत, उत्तरमंद्रा, सोविरी, हरिणाश्रवा आदि इन 21 मूर्छनाओं के नाम वर्णित हैं। प्राचीन काल में रागों का विकास इन्हीं मूर्छनाओं के माध्यम से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, सोविड़ी, हरिणाश्रवा, मार्गी, पौरवी, पूर्वी हस्यका आदि किस ग्राम की मूर्छनाएँ हैं? ये हैं दोस्तों मध्यम ग्राम की मूर्छना। देखिए मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएँ दी हुई हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में दी हुई हैं। पहला है सोविड़ी, हरिणाश्रवा, कलोपनंता, विशुद्धा, मार्गी, पौरवी, हस्यका। ये भी दिया हुआ है, सोविड़ी जो है वो मध्यम ग्राम से प्रारंभ होती है, हरिणाश्रवा गंधार ग्राम से प्रारंभ होती है, यानी म ग रे सा नी धा पा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए षंडज ग्राम की तुलना, षंडज ग्राम की जो मूर्छनाएँ हैं, उत्तरमंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुट षंडजा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता, सोविड़ा, तो इनकी जो है वो इनकी भी 7 मूर्छनाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17, भरत मुनि के काल नाट्य शास्त्र युग में मुख्य रूप से क्या प्रचलित था? तो दोस्तों जाति गायन प्रचलित था भरत मुनि के काल में। भरत मुनि के काल में आधुनिक राग शब्द के स्थान पर जाति गायन ही प्रबंध गीत गायन का मुख्य आधार था। आज जो हमारा आधुनिक राग है, पहले उस क्या होता था वो जाति गायन। जातियों की कुल संख्या भरत मुनि ने 18 बताई है। विभाजन किया हुआ है इन्होंने 18 जातियों का, शुद्ध जातियाँ 7, विकृत जातियाँ 11, तो जो केवल अपने ही ग्राम में मूल स्वरों पर आधारित थी, शांडजी, आर्षवी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषादी। विकृत होती हैं 11, जो 2 या 2 से अधिक जातियों के मिश्रण से बनती हैं। यही 18 जातियाँ आगे चलकर आधुनिक काल में रागों के जन्म का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, नाट्यशास्त्र के अनुसार जाति गायन के कितने लक्षण या विशेषताएं बताई गई हैं?
तो दोस्तों इसके 10 लक्षण बताए गए हैं जाति के। कैसे बताए गए हैं देखिए, भरत मुनि ने जाति के 10 लक्षण बताए हैं। सॉरी दोस्तों, PDF बंद हो चुकी थी जिसके कारण हमारे क्वेश्चन रुक गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 28वें अध्याय में जाति के 10 लक्षण बताए हैं, निर्धारित किए हैं। पहला है ग्रह, फिर अंश, तार, मंद, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडत्व, औडत्व। ग्रह होता है जिस स्वर से गायन प्रारंभ हो उसे कहते हैं ग्रह स्वर। अंश स्वर जाति का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है यानी वादी स्वर, उसे अंश स्वर भी कहते हैं, जिस पे राग का सौंदर्य टिके, जिससे राग पहचाना जाता है, इसे भी आप कह सकते हैं। तार है उच्च सप्तक की सीमा। तार मतलब जो सप्तक के 3 स्वर होते हैं। मंद्र मध्य तार, ये वही तार सप्तक है। मंद्र सप्तक की सीमा जो गले से नीचे गाए जाते हैं वो मंद्र सप्तक, जिसमें गले पे जोर पड़ता है। न्यास जिस पर गीत का समापन होता है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। न्यास होते हैं जिस पर गीत का समापन होता है, गीत की एंडिंग जिस पे होती है उसे न्यास स्वर कहते हैं। उपन्यास गीत के बीच बीच में विश्राम का स्वर, इट मीन्स कोई एक स्वर जिस पे विश्राम किया जाता है उसको कहते हैं उपन्यास। अल्पत्व होता है प्रयोग में कम आने वाले स्वर, ठीक है, जिस स्वर का प्रयोग कम किया जाता है उसे अल्पत्व कहते हैं, यानी राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे कम होता है। बहुत्व कहते हैं, इसको आप वादी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस स्वर का प्रयोग बार बार होता है, अधिक बार होता है, उसे बहुत्व कहते हैं, या इसको दूसरी भाषा में आप वादी स्वर भी कह सकते हैं। षाडत्व होता है 6 स्वरों का प्रयोग, औडत्व होता है 5 स्वरों का प्रयोग। तो ये हो गए हमारे जाति के 10 लक्षण जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंडित षडंगदेव जिनका ग्रंथ है संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार स्वीकार किए हैं? तो इन्होंने किए हैं 15 गमक। षडंगदेव ने 15 गमक मानी है। कैसे देखिएगा। स्वर की वह कंपन या आंदोलन जो श्रोता के चित्त को आनंदित करे गमक कहलाती है। पंडित षडंगदेव ने गमक के 15 प्रकार बताए हैं। तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वली, त्रिभुन, कुरुल, आहत, उल्लासित, प्लवित, गुम्फित, मुद्रित, नामित, मिश्रित। कर्नाटक संगीत में गमक के 10 प्रकार माने गए हैं, जिसे 10 विधि गमक कहा गया है, परंतु उत्तर भारत में षडंगदेव ने 15 प्रकार की गमक मानी हैं। अब हम दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। गमक का प्रयोग उत्पत्ति स्वर स्थान के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? गमक को किया गया है 4 वर्गों में विभाजित। कैसे देखिए दोस्तों। यद्यपि गमक के 15 भेद माने गए हैं, परंतु विद्वानों ने उसकी ध्वनि उत्पत्ति की गति और शैली के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है कंपन प्रधान, जैसे कंपित और आंदोलित। ये कंपन प्रधान के अंदर आती है, जहाँ स्वर में धीमा या तेज कंपन होता है। सेकंड बांटा है इन्होंने द्रुत और वेग प्रधान, यानी फास्ट और रैपिड, जिसमें तिरिप और स्फुरित आती हैं, जहाँ स्वरों का निष्पादन अत्यंत द्रुत गति से होता है, यानी फास्ट होता है। थर्ड है स्पर्श आहत प्रधान, यानी टच नोट, जैसे आहत और उल्लासित, जहाँ मुख्य स्वर के साथ उच्च और निम्न स्वर का स्पर्श यानी कर्ण लिया जाता है। फोर्थ है सबसे लास्ट गंभीर और लीन प्रधान, जैसे लीन और गुम्फित, जहाँ स्वर गंभीरता में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आज के 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।